शहर अकबराबाद की चहल पहल भरी गलियों में, जहां ऊँटों की घंटियां और सौदागरों की आवाजें गूंजती थीं, मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सादगी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। उनका घर कोई महल नहीं था, बस एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें जरूरत भर का सामान था। उनकी पत्नी फातिमा भी उन्हीं की तरह संतोषी स्वभाव की थीं। दोनों की जिंदगी में ज्यादा तामझाम नहीं था, पर सुकून बेशुमार था। एक सुबह मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर बाजार की ओर जा रहे थे। उनका गधा, जिसे वे प्यार से दोस्त कहते थे, अपनी ही धुन में धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में उन्हें अपने पड़ोसी कासिम साहब मिले। कासिम साहब हाल ही में शहर के एक अमीर सौदागर के यहाँ मुंशी लगे थे और उनकी चाल ढाल में एक नई अकड़ आ गई थी। अरे मुल्ला मियाँ, कहाँ चले सुबह सुबह इस मरियल गधे पर? कासिम ने अपनी नई महंगी पगड़ी को संभालते हुए पूछा, जिसमें सोने के तार चमक रहे थे। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, कासिम भाई, जहाँ यह दोस्त ले जाए। वैसे बाजार तक का ही इरादा है। कासिम ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, मियाँ, जिंदगी में कुछ बड़ा सोचो। कब तक यह छोटी मोटी खरीदारी और यह गधा? देखो, मैंने शहर के सबसे बड़े सौदागर सेठ करीमचंद के यहाँ नौकरी कर ली है। अब जल्द ही मैं भी एक आलीशान हवेली बनवाऊंगा, अरबी घोड़े रखूंगा और नौकर चाकरों की फौज होगी। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, माशाअल्लाह कासिम भाई, बहुत खूब। अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। पर एक बात का ध्यान रखना, चादर जितनी बड़ी हो, पैर उतने ही पसारने चाहिए। कासिम ठहाका मारकर हंसा, मुल्ला जी, आप भी किन पुरानी बातों में पड़े हैं? जमाना बदल गया है। अब तो बैंक से कर्ज लेकर भी शान दिखाई जाती है। और मेरी चादर? अरे, मैं तो रेशम की ऐसी चादर बनवाऊंगा जो पूरे शहर को ढक ले। यह कहकर वह अपनी अकड़ में आगे बढ़ गया। मुल्ला ने गहरी सांस ली और अपने रास्ते चल दिए। उन्हें कासिम की बातें सुनकर थोड़ी चिंता हुई, पर वे जानते थे कि हर किसी को अपनी समझ से ही चलना होता है। कुछ महीने गुजर गए। कासिम ने वाकई शहर में धूम मचा दी थी। उसने सेठ करीमचंद से बड़ी रकम एडवांस में उधार ली और शहर के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खरीदकर उसकी मरम्मत शुरू करवा दी। उसने बेहतरीन कारीगर बुलवाए, ईरान से गलीचे मंगवाए और चीन से सजावटी सामान। हर रोज उसकी हवेली के बाहर लोगों का तांता लगा रहता, जो उसकी शान शौकत देखने आते। कासिम बाजार में जब निकलता तो उसके आगे पीछे कुछ चापलूस किस्म के लोग भी चलने लगे थे। वह अक्सर मुल्ला को देखकर मजाक उड़ाता, क्यों मुल्ला जी, अभी भी उसी गधे पर? कब बदलोगे अपनी किस्मत? मुल्ला बस मुस्कुरा देते और कहते, कासिम भाई, मेरी किस्मत मेरे साथ है। मुझे किसी बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। फातिमा कभी कभी चिंतित होकर मुल्ला से कहती, आपको नहीं लगता कि कासिम कुछ ज्यादा ही कर रहा है? इतना खर्च, इतनी शान, कहीं कोई मुसीबत न आ जाए। मुल्ला उसे समझाते, फातिमा, हर इंसान अपनी समझ से काम करता है। हमने अपनी चादर देख रखी है और हमारे पैर उसी के अंदर महफूज हैं। कासिम की चादर शायद बहुत बड़ी होगी, या उसे ऐसा लगता होगा। कासिम की हवेली लगभग तैयार हो चुकी थी। उसने हवेली के गृह प्रवेश के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े अमीर, व्यापारी और अधिकारी बुलाए गए थे। उसने मुल्ला को भी न्योता भेजा, शायद यह दिखाने के लिए कि वह कितना बड़ा आदमी बन गया है। मुल्ला अपनी साधारण वेशभूषा में दावत में पहुंचे। कासिम की हवेली वाकई देखने लायक थी। ऊंचे ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच की खिड़कियां, फव्वारे और रेशमी पर्दे, हर तरफ विलासिता झलक रही थी। तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी। कासिम ने मुल्ला को देखा तो बड़ी गर्मजोशी से मिला,
आइए मुल्ला जी, देखिए मेरे सपनों का महल। कहा था न मैंने, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मुल्ला ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, वाकई कासिम भाई बहुत आलीशान है। अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। दावत शुरू हुई। मेहमान कासिम की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कासिम गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उसने सेठ करीमचंद को विशेष तौर पर अपने पास बिठाया था, शायद यह जताने के लिए कि वह उनका कितना एहसानमंद है, और साथ ही यह भी कि वह उनका पैसा सही जगह लगा रहा है। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैली कि सेठ करीमचंद का व्यापारिक जहाज, जो कीमती मसालों और रेशम से लदा हुआ था, समुद्री तूफान में डूब गया। सेठ करीमचंद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके कई कर्जदार थे और अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। यह खबर आग की तरह फैली। जिन लोगों ने सेठ करीमचंद से उधार लिया था या जिनके पैसे उनके पास जमा थे, सब परेशान हो गए। कासिम के तो होश ही उड़ गए। उसने हवेली और शान शौकत के लिए सेठ से जो बड़ी रकम ली थी, वह अभी चुकानी बाकी थी। सेठ करीमचंद अब पाई पाई का हिसाब मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने कर्जदारों को पैसा लौटाना था। कासिम की शान शौकत रातों रात हवा हो गई। जिन चापलूसों की भीड़ उसके आगे पीछे घूमती थी, वे सब गायब हो गए। हवेली के बाहर अब तारीफ करने वालों की नहीं, बल्कि पैसा मांगने वालों की भीड़ जमा होने लगी। कासिम ने जिन कारीगरों और व्यापारियों से उधार सामान लिया था, वे भी अपना पैसा मांगने लगे। कासिम भागा भागा फिर रहा था, कभी इस अमीर दोस्त के पास, कभी उस रिश्तेदार के पास, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। उसकी महंगी पगड़ी अब सिर पर बोझ लगती थी और आलीशान हवेली उसे काटने को दौड़ती थी। एक शाम हताश और निराश कासिम मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, कपड़े अस्तव्यस्त थे। मुल्ला उस समय अपनी छोटी सी बगिया में पौधों को पानी दे रहे थे। कासिम को देखकर वे थोड़ा हैरान हुए, पर उन्होंने उसे अंदर बुलाया। फातिमा ने पानी पिलाया। कासिम फफक कर रो पड़ा। मुल्ला भाई, मैं बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया। मेरी इज्जत, मेरी शान, मेरी हवेली, सब कुछ दांव पर लग गया है। मुल्ला ने शांति से उसकी सारी बात सुनी। फिर वे धीरे से बोले, कासिम भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, चादर जितनी बड़ी हो, पैर उतने ही पसारने चाहिए। तुमने अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी चादर ओढ़ने की कोशिश की, और जब हवा का एक झोंका आया, तो वह चादर तुम्हारे साथ साथ तुम्हें भी उड़ा ले गई। कासिम ने रोते हुए कहा, मुल्ला भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि शान शौकत ही सब कुछ है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सुकून छोटी चीजों में भी मिल सकता है, अगर नियत साफ हो और जरूरतें सीमित हों। मुल्ला ने कहा, कासिम, जो हो गया सो हो गया। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो और इस मुसीबत का सामना करो। सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करो। सेठ करीमचंद और दूसरे लेनदारों से जाकर मिलो, उन्हें अपनी स्थिति सच सच बताओ और उनसे मोहलत मांगो। तुम्हारी यह आलीशान हवेली, इसे बेच दो। जो पैसा मिले उससे जितना हो सके कर्ज चुकाओ। हवेली बेच दूं? कासिम ने अविश्वास से पूछा। मेरे सपनों का महल? हाँ कासिम, मुल्ला ने दृढ़ता से कहा। वह महल तुम्हारे सपनों का नहीं, बल्कि तुम्हारी गलतफहमियों का था। जब पैर चादर से बाहर निकल जाते हैं तो ठंड लगती है, और कभी कभी तो पैर कट भी जाते हैं। अभी भी वक्त है, अपने पैरों को वापस अपनी असली चादर में समेट लो। मुल्ला ने आगे कहा, तुम्हारे पास हुनर है, तुम मुंशी का काम जानते हो। फिर से मेहनत करो, छोटी शुरुआत करो।
ईमानदारी से कमाओ और सादगी से जियो। इज्जत बड़ी हवेलियों और महंगे कपड़ों से नहीं, बल्कि नेक नियत और अच्छे कर्मों से मिलती है। कासिम को मुल्ला की बातों में सच्चाई नजर आई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने मुल्ला का शुक्रिया अदा किया और एक नए संकल्प के साथ वहां से उठा। अगले कुछ हफ्तों में कासिम ने वही किया जो मुल्ला ने कहा था। उसने अपनी हवेली बेच दी। यह आसान नहीं था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली बेचकर जो पैसा मिला, उससे उसने सेठ करीमचंद और दूसरे लेनदारों का काफी हद तक कर्ज चुका दिया। बाकी के लिए उसने मोहलत मांगी और वादा किया कि मेहनत करके वह एक एक पाई लौटा देगा। अब कासिम के पास न कोई आलीशान हवेली थी, न अरबी घोड़ा, न नौकर चाकर। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा और एक छोटे व्यापारी के यहाँ फिर से मुंशी का काम करने लगा। उसकी तनख्वाह पहले जितनी नहीं थी, पर उसमें बरकत थी, क्योंकि वह मेहनत की कमाई थी। धीरे धीरे कासिम की जिंदगी पटरी पर आने लगी। उसके चेहरे पर अब झूठी अकड़ नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत की चमक थी। वह अक्सर मुल्ला से मिलने आता और कहता, मुल्ला भाई, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया कि असली खुशी और सुकून दिखावे में नहीं, बल्कि संतोष में है। मुल्ला मुस्कुराते और कहते, कासिम भाई, जिंदगी का यही फलसफा है। अपनी चादर को पहचानो और उसी में चैन से पैर पसारो। जो इस बात को समझ गया, वह कभी दुखी नहीं होता। शहर अकबराबाद में मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी सालों तक सुनाई जाती रही। लोग उनकी समझदारी और दूरदर्शिता की मिसालें देते, और जब भी कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करता, तो बड़े बूढ़े उसे टोकते, बेटा, याद रखना, मुल्ला की बात, चादर जितनी बड़ी हो, पैर उतने ही पसारो, क्योंकि मुल्ला ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची शान और इज्जत दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी, संतोष और अपनी सीमाओं को समझने में ही है। उनके जीवन का यह साधारण सा सिद्धांत ही उनकी सबसे बड़ी समझदारी थी, जो पीढ़ियों को राह दिखाती रही। कहानी 2। धूप अपने चरम पर थी। बुखारा शहर के बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी सुस्ती भी थी, जैसे गर्मी ने सबकी ऊर्जा सोख ली हो। ऐसे में शहर के किनारे, जहां आबादी कम थी और कुछ पुराने घने पेड़ थे, एक अजीब सा दृश्य उपस्थित हो रहा था। एक विशाल बूढ़ा नीम का पेड़, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, किसी अनुभवी बुजुर्ग की तरह खड़ा था। उसकी एक मोटी फैली हुई डाल पर, जो जमीन से कोई 10-12 फीट ऊपर होगी, मुल्ला नसीरुद्दीन बैठे थे। उनके हाथ में एक छोटी सी धारदार कुल्हाड़ी थी, और वे पूरी तन्मयता से उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे आराम से पालथी मारे बैठे थे। कुल्हाड़ी का हर वार खचखच की आवाज के साथ डाल की लकड़ी में गहरा धंसता जाता। वहां से गुजरते कुछ बच्चों ने सबसे पहले यह नजारा देखा। देखो देखो, मुल्ला जी क्या कर रहे हैं, एक बच्चा चिल्लाया। दूसरे ने हंसते हुए कहा, लगता है गर्मी मुल्ला जी के सिर चढ़ गई है। अरे, जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। बच्चों का शोर सुनकर कुछ और लोग भी जमा हो गए। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अधेड़ उम्र का राहगीर अहमद, जो मुल्ला को थोड़ा बहुत जानता था, चिंतित होकर बोला, अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, खुदा के लिए यह क्या कर रहे हो? गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। मुल्ला ने नीचे झांका, अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बड़ी शांति से कहा, अहमद भाई, अपना काम करो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। और फिर से खचखच की आवाज आने लगी। अब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे और कुछ सचमुच चिंतित थे। एक नौजवान, जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था, ताना मारते हुए बोला, वाह मुल्ला जी वाह,
आज तो आपने अक्ल का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दुनिया में लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, आप तो खुद अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। उसकी बात सुनकर कुछ लोग जोर से हंस पड़े। एक बुजुर्ग महिला जैनब बीबी, जो अपनी खिड़की से यह सब देख रही थी, घबराकर बोली, कोई रोको इसे। बेचारा नसीरुद्दीन, लगता है आज इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लेकिन मुल्ला पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वे पूरी लगन से डाल काटने में जुटे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को सुलझाने में लगे हों। शहर का काजी, जो अपनी बग्घी में वहां से गुजर रहा था, भीड़ देखकर रुका। मामला जानकर उसने अपने माथे पर हाथ मार लिया। नसीरुद्दीन, क्या यह बचपना है? नीचे उतरो, यह मूर्खता तुम्हें महंगी पड़ेगी। मुल्ला ने एक पल के लिए कुल्हाड़ी रोकी, काजी की ओर देखा और फिर ऊपर आसमान की ओर। फिर बिना कुछ कहे अपने काम में लग गए। दाल अब काफी कट चुकी थी। कड़कड़ की आवाजें आने लगी थीं, जो इस बात का संकेत थीं कि अब वह ज्यादा देर भार सहन नहीं कर पाएगी। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। अहमद फिर चिल्लाया, मुल्ला जी बस करो, अब भी वक्त है, दूसरी डाल पकड़कर नीचे आ जाओ। लेकिन मुल्ला ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने कुल्हाड़ी का एक और जोरदार वार किया। एक तेज कड़ाक की आवाज हुई और डाल चरमराते हुए नीचे की ओर झुकने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो उसी डाल पर विराजमान थे, डाल के साथ ही धड़ाम से नीचे आ गिरे। गनीमत थी कि नीचे नरम घास थी और डाल भी बहुत ऊंचाई से नहीं टूटी थी। मुल्ला को हल्की फुल्की खरोंचों के अलावा कोई गंभीर चोट नहीं आई। उनके गिरते ही भीड़ में कुछ लोग हंसे, कुछ ने अफसोस जताया। कहा था न, मूर्खता का यही अंजाम होता है, नौजवान ने अपनी अक्लमंदी का झंडा गाड़ते हुए कहा। मुल्ला धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपनी कमर सहलाई, अपनी पगड़ी सीधी की और आसपास बिखरी लकड़ियों को देखा। फिर उन्होंने उस टूटी हुई डाल को उठाया, जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से काटा था। अब भीड़ में चुप्पी थी। लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि मुल्ला अब क्या कहते हैं या करते हैं। क्या वे अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा होंगे? क्या वे दर्द से कराहेंगे? मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा। उनके चेहरे पर न कोई शर्मिंदगी थी, न कोई पछतावा, बल्कि एक शांत मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने टूटी डाल को दिखाते हुए कहा, देखा आप सबने, मैं जानता था कि यह डाल टूटेगी। मैं जानता था कि मैं गिरूंगा। यह सुनकर लोग और भी हैरान रह गए। जानते थे? तो फिर ऐसा क्यों किया? अहमद ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी चिंता थी। मुल्ला मुस्कुराए। क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कहा, तुम सबने मुझे देखा, मैं जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। तुम सबने मुझे मूर्ख कहा, पागल कहा, नासमझ कहा, और तुम अपनी जगह सही भी थे। प्रत्यक्ष रूप से यह मूर्खता ही थी। उन्होंने एक पल का विराम लिया, भीड़ में हर चेहरे पर नजर दौड़ाते हुए। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम में से कितने लोग और दुनिया में कितने लोग हर रोज जाने अनजाने ठीक यही काम करते हैं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, हाँ मेरे दोस्तों, तुम भी अक्सर उसी डाल को काटते हो जिस पर तुम बैठे होते हो। वो कैसे? काजी ने, जो अब तक चुप था, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे मुल्ला की बातों में कोई तुक नजर नहीं आ रहा था। मुल्ला ने कहा, काजी साहब, जब कोई शासक अपनी प्रजा पर जुल्म करता है
उनका हक मारता है तो क्या वह उसी डाल को नहीं काट रहा होता जिस पर उसका शासन टिका होता है? प्रजा का विश्वास और सहयोग ही तो उसकी सत्ता की डाल है। काजी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मुल्ला ने आगे कहा, जब कोई व्यापारी अपने ग्राहकों से धोखा करता है, मिलावट करता है, कम तौलता है, तो क्या वह अपने व्यापार की डाल को नहीं काट रहा होता? ग्राहकों का भरोसा ही तो उसके मुनाफे की डाल है। बाजार के कुछ व्यापारी जो भीड़ में खड़े थे, नजरें चुराने लगे। जब कोई इंसान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से झूठ बोलता है, उनके भरोसे को तोड़ता है, उनकी पीठ पीछे बुराई करता है, तो क्या वह अपने रिश्तों की मजबूत डाल को कमजोर नहीं कर रहा होता? यही रिश्ते तो मुसीबत में उसका सहारा बनते हैं। भीड़ में खड़े कई लोगों के सिर शर्म से झुक गए। जब हम इस धरती के संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, हवा को जहरीला बनाते हैं, तो क्या हम उस डाल को नहीं काट रहे जो हमें जीवन देती है? यह प्रकृति ही तो हमारे अस्तित्व की डाल है। मुल्ला की आवाज में अब एक खास तरह का दर्द और गंभीरता थी। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार नहीं देते, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोकते, तो क्या वे अपने बुढ़ापे के सहारे की डाल को खुद ही कमजोर नहीं कर रहे होते? और सुनो, मुल्ला ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, जब तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, बुरी आदतें पालते हो, सेहत को नजरअंदाज करते हो, तो क्या तुम अपनी जिंदगी की डाल को ही नहीं काट रहे होते? अब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हंसी गायब हो चुकी थी। ताने मारने वाले नौजवान का चेहरा भी फीका पड़ गया था। हर कोई मुल्ला की बातों की गहराई में डूब गया था। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। मैंने यह डाल जानबूझकर काटी ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि इसका अंजाम क्या होता है। मैं गिरा, मुझे थोड़ी चोट भी लगी। यह एक छोटा सा सबक था। लेकिन जब तुम लोग अपनी जिंदगी में, अपनी रिश्तों में, अपने समाज में, अपनी दुनिया में उन डालों को काटते हो जिन पर तुम्हारा वजूद टिका है, तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। तब सिर्फ तुम नहीं गिरते, पूरा समाज गिरता है, पूरी इंसानियत गिरती है। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी और काटी हुई डाल उठाई। मैं तो मूर्ख कहलाया, क्योंकि मेरी मूर्खता साफ दिख रही थी। लेकिन उन लोगों का क्या जो छिपकर धीरे धीरे अपनी ही जड़ों को, अपनी ही डालों को काट रहे हैं और खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे चलने लगे अपने घर की ओर। भीड़ चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रही। हवा में गर्मी अब भी थी, लेकिन लोगों के ज़हन में एक नई सोच की ठंडक महसूस हो रही थी। अहमद ने धीरे से कहा, अल्लाह। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तो आज हमारी आंखें खोल दी। हम जिसे मूर्ख समझ रहे थे, वह तो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गया। ज़ैनब बीबी ने अपनी खिड़की से कहा, सचमुच आज पता चला कि मुल्ला की हर हरकत के पीछे कोई न कोई गहरी बात छिपी होती है। हम उसे पागल कहते हैं, पर असल पागल तो हम हैं जो अपनी ही बर्बादी का सामान तैयार करते रहते हैं। उस दिन के बाद बुखारा के लोगों के लिए जिस डाल पर बैठे उसी को काटना सिर्फ एक कहावत नहीं रही। यह मुल्ला नसीरुद्दीन का जीवंत उदाहरण बन गया, जो उन्हें बार बार याद दिलाता था कि उनके कर्मों का उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और मुल्ला, वे तो मुल्ला थे। अपनी छोटी सी कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उस काटी हुई डाल को चूल्हे में जलाने के लिए रख दिया। फातिमा ने पूछा, यह लकड़ी कहाँ से लाए? और यह खरोंचे कैसी? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा, आज बाजार में एक नाटक किया था। लकड़ी भी मिल गई और लोगों को अक्ल भी। बस थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ी और फिर वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मगन हो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो।
लेकिन शहर जानता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन मूर्ख नहीं थे। वे तो एक आईना थे जो समाज को उसकी असलियत दिखाता था, कभी हंसाकर, कभी चौंकाकर और कभी खुद मूर्ख बनकर। उनकी तथाकथित मूर्खता में ही उनकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी छिपी थी। कहानी 3। बुखारा शहर के काजी जनाब अकरम बेग अपनी विद्वत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनका दरबार हमेशा फरियादियों से भरा रहता था और वे बड़े धैर्य और समझदारी से फैसले सुनाते थे। उन्हें अपनी कानून की जानकारी और तर्कशक्ति पर बड़ा गुमान भी था। उन्हें लगता था कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति बुखारा में कोई दूसरा नहीं। दूसरी ओर थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन। सादा जीवन, ऊंची सोच और हाजिर जवाबी उनकी पहचान थी। वे किसी दरबार या पद पर आसीन नहीं थे, लेकिन उनकी बातों में जिंदगी का गहरा अनुभव और सच्चाई झलकती थी। वे अक्सर ऐसी बातें कह जाते थे जो बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचने पर मजबूर कर देती थीं। एक दिन काजी अकरम बेग के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। शहर के दो भाई रशीद और मजीद एक दीवार के मालिकाना हक को लेकर झगड़ रहे थे। दीवार उनके घरों के बीच में थी और दोनों का दावा था कि दीवार उनकी जमीन पर बनी है और पूरी तरह से उनकी है। मामला कई दिनों से चल रहा था, गवाह पेश हो रहे थे, दलीलें दी जा रही थीं, लेकिन काजी साहब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। दोनों भाइयों के पास अपने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ पुराने कागजात भी थे जो मामले को और उलझा रहे थे। उस दिन भी दरबार में गर्मागर्म बहस चल रही थी। रशीद चीख चीख कर कह रहा था, हुजूर, यह दीवार मेरे बाप दादा ने बनवाई थी। इसके हर ईंट पर हमारा हक है। तो मजीद पलटकर जवाब देता, झूठ, सरासर झूठ। यह जमीन मेरे पुरखों की है और दीवार भी हमारी है। इसके पास नकली कागजात हैं। काजी साहब परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने सिर पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। तभी उनकी नजर दरबार के एक कोने में चुपचाप खड़े मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी। मुल्ला अक्सर काजी के दरबार की कार्यवाही देखने आ जाया करते थे, बस यूं ही दुनियादारी समझने के लिए। काजी साहब के मन में एक विचार कौन था, क्यों न इस उलझे हुए मामले में मुल्ला की राय ली जाए। कभी कभी सीधी सादी सोच भी बड़े बड़े मसले हल कर देती है। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह हर बात में अपनी टांग अड़ाने वाला मुल्ला इस जटिल कानूनी पेंच को कैसे सुलझाता है। आज इसकी अक्ल का भी इम्तिहान हो जाएगा। काजी ने मुल्ला को अपने पास बुलाया। मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम भी तो काफी देर से यह बहस सुन रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है? इन दोनों भाइयों में से दीवार का असली मालिक कौन है, यह कैसे तय किया जाए? मुल्ला ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा, अपनी टोपी थोड़ी ठीक की और दोनों भाइयों की ओर गौर से देखा। फिर वे काजी की ओर मुड़े और बोले, हुजूर, मामला तो वाकई पेचीदा है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं एक कोशिश कर सकता हूं। काजी साहब मन ही मन मुस्कुराए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें भी तो पता चले कि तुम्हारी समझ कहाँ तक जाती है, उन्होंने व्यंग्य से कहा। मुल्ला ने पहले रशीद से पूछा, रशीद मियाँ, तुम कहते हो यह दीवार तुम्हारी है? रशीद ने तुरंत कहा, जी हुजूर, बिल्कुल मेरी है। फिर मुल्ला ने मजीद से पूछा, और मजीद मियाँ, तुम्हारा दावा है कि यह दीवार तुम्हारी मिल्कियत है? मजीद ने भी जोर देकर कहा, जी हाँ, 100% मेरी। मुल्ला ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मेरे पास एक तरीका है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने दरबार के एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ और एक मजबूत रस्सी और 2 कुल्हाड़ियां लेकर आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। रस्सी और कुल्हाड़ी? दीवार के झगड़े में इनका क्या काम?
काजी साहब भी हैरान थे, पर उन्होंने मुल्ला को रोकने की कोशिश नहीं की। वे देखना चाहते थे कि मुल्ला आखिर करते क्या हैं। कुछ ही देर में सिपाही रस्सी और 2 कुल्हाड़ियां लेकर हाजिर हो गया। मुल्ला ने दोनों भाइयों से कहा, अब तुम दोनों इस रस्सी का एक एक सिरा पकड़ो। मैं इस रस्सी को दीवार के ठीक बीचों बीच ऊपर से लटकाऊंगा। फिर तुम दोनों अपनी अपनी कुल्हाड़ी से दीवार पर अपनी तरफ से वार करना शुरू करना। जो कोई भी अपनी तरफ की आधी दीवार पहले गिरा देगा और रस्सी को अपनी ओर खींच लेगा, वही दीवार का असली मालिक माना जाएगा। यह सुनकर रशीद और मजीद एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरबार में बैठे लोग भी हैरान थे। यह कैसा न्याय था? दीवार को ही तुड़वा देना। काजी अकरम बेग से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी कुर्सी पर तनकर बैठते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, यह तुम क्या बेहूदगी कर रहे हो? यह न्याय का कौन सा तरीका है? तुम तो दीवार को ही खत्म कर दोगे। फिर मालिकाना हक किसका रहेगा? मुल्ला ने बड़ी शांति से जवाब दिया, काजी साहब सब्र रखें। कभी कभी सच को जानने के लिए कुछ तोड़ फोड़ भी करनी पड़ती है। आप बस देखते जाइए। काजी साहब गुस्से में थे, लेकिन मुल्ला की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जिसने उन्हें चुप करा दिया। मुल्ला ने रस्सी को दीवार के ऊपर से लटकाया, ठीक बीचों बीच। फिर उन्होंने रशीद और मजीद को कुल्हाड़ियां थमाईं और कहा, शुरू हो जाओ। दिखाओ कितना दम है तुम्हारे दावे में। रशीद, जो स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल और झगड़ालू था, तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा, यह तो अच्छा मौका है। मैं मजीद से ज्यादा ताकतवर हूं। मैं झट से अपनी तरफ की दीवार गिरा दूंगा और यह दीवार हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसने आव देखा नताव और अपनी कुल्हाड़ी से दीवार पर जोर जोर से वार करने शुरू कर दिए। धमधम की आवाजें आने लगीं। ईंटें और गारा गिरने लगा। लेकिन मजीद अपनी जगह चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, पर उसने एक भी वार नहीं किया। उसकी आंखें नम थीं और वह उस दीवार को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई जिंदा चीज हो जिसे तकलीफ पहुंच रही हो। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। रशीद पसीने से लथपथ था और उसकी तरफ की दीवार का एक हिस्सा काफी हद तक टूट चुका था। वह हाफ रहा था, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ था। वह बार बार मजीद की ओर देखकर व्यंग्य से मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो, देखा, मैं जीत रहा हूं। कुछ देर बाद जब रशीद की तरफ की दीवार लगभग आधी गिरने को थी, मुल्ला ने उसे रुकने का इशारा किया। बस रशीद मियां, बस। अब तुम्हारी बारी खत्म। फिर वे मजीद की ओर मुड़े, जो अब भी वैसे ही खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मजीद मियां, तुमने एक भी वार क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें यह दीवार नहीं चाहिए? क्या तुम हार मानना चाहते हो? मजीद ने अपनी भीगी आंखों से मुल्ला की ओर देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, मुल्ला जी, यह दीवार मेरे अब्बा ने अपने हाथों से बनवाई थी। इसमें उनकी मेहनत, उनका पसीना लगा है। रशीद चाहे जो कहे, सच तो यह है कि यह दीवार हमारी साझी विरासत है। मैं कैसे अपने हाथों से इसे तोड़ सकता हूं? मैं कैसे अपने बुजुर्गों की निशानी को मिटा सकता हूं? अगर इस दीवार को गिराकर ही मुझे इसका मालिकाना हक मिलना है, तो मुझे ऐसा हक नहीं चाहिए। रशीद भले ही इसे ले ले, पर मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह कहते कहते मजीद की आवाज रुंध गई। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रशीद, जो अपनी जीत के नशे में चूर था, मजीद की बातें सुनकर थोड़ा ठिठका। काजी अकरम बेग के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए, एक गहरी समझ भरी मुस्कान। वे काजी साहब की ओर मुड़े और बोले, हुजूर, फैसला हो गया।
फैसला? काजी ने हैरानी से पूछा। कैसा फैसला? दीवार तो अभी भी खड़ी है और झगड़ा अपनी जगह है। मुल्ला ने कहा, नहीं हुजूर, झगड़ा खत्म हो चुका है और दीवार का असली मालिक भी सामने आ गया है। उन्होंने मजीद की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दीवार मजीद की है। रशीद गुस्से से चीख पड़ा, यह क्या बकवास है? मैंने इतनी मेहनत की, मैंने आधी दीवार गिरा दी और आप कह रहे हैं कि यह मजीद की है? यह नाइंसाफी है। मुल्ला ने रशीद की ओर देखकर नरमी से कहा, रशीद मियां, तुमने दीवार गिराई क्योंकि तुम्हें सिर्फ दीवार चाहिए थी, चाहे वह टूटी फूटी ही क्यों न हो। तुम्हारे लिए वह सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा था, एक जायदाद का टुकड़ा था। लेकिन मजीद के लिए यह दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि अपने बुजुर्गों की याद, उनकी मेहनत का प्रतीक है। जिसने इसे बनाने में अपना खून पसीना लगाया हो या जो उससे दिली लगाव रखता हो, वह कभी उसे अपने हाथों से तोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। उन्होंने काजी की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी, हुजूर, असली मालिक वही होता है जिसे अपनी चीज से प्यार होता है, जो उसकी कदर करता है, न कि वह जो उसे सिर्फ हासिल करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे नष्ट ही क्यों न करना पड़े। मजीद का दीवार न तोड़ना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह इस दीवार से कितना जुड़ा हुआ है। उसका मौन, उसके आंसू, उसकी पीड़ा, यही उसकी मिल्कियत का सच्चा दस्तावेज है। काजी अकरम बेग अवाक रह गए। उन्होंने कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ी थीं, हजारों दलीलें सुनी थीं, लेकिन ऐसा सरल और गहरा न्याय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मुल्ला की बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मुल्ला नसीरुद्दीन, आज तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया। तुम्हारी समझ और परख वाकई काबिले तारीफ है। मैं मानता हूं तुम सही कह रहे हो। जिस चीज से इंसान को मोहब्बत होती है, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मजीद का अपनी विरासत के प्रति यह सम्मान ही उसे इस दीवार का असली हकदार बनाता है। काजी ने अपना फैसला सुनाया, यह दीवार मजीद की मिल्कियत है। और रशीद, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि तुमने लालच में आकर एक अच्छी भली चीज को तोड़ने में भी संकोच नहीं किया। रशीद का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मजीद ने आगे बढ़कर अपने भाई रशीद को गले लगा लिया और कहा, भाई, दीवार चाहे जिसकी भी हो, हम तो भाई हैं। आज से यह दीवार हमारी साझी मोहब्बत की निशानी होगी। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार करने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन जिंदाबाद। उनकी अक्ल का कोई जवाब नहीं। काजी अकरम बेग अपनी कुर्सी से उठे और मुल्ला के पास आए। उन्होंने मुल्ला का हाथ पकड़कर कहा, मुल्ला, आज तुमने मुझे सिखाया कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल और उसकी भावनाओं में भी होता है। कभी कभी सबसे बड़ा सच सबसे सरल बातों में छिपा होता है। मैं अपनी विद्वत्ता के घमंड में था, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुल्ला ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, काजी साहब, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। बस जो दिल ने कहा वही किया। असली न्याय तो ऊपर वाला करता है, हम तो बस जरिया हैं। उस दिन दरबार से निकलते हुए लोगों के मन में एक सवाल था, काजी और मुल्ला की इस बहस में आखिर जीता कौन? कानून की नजर में शायद काजी ने फैसला सुनाया था, लेकिन दिलों को जीतने वाला और असली न्याय करने वाला तो मुल्ला नसीरुद्दीन ही था। उसकी सादगी और गहरी समझ ने एक जटिल पहेली को चुटकियों में सुलझा दिया था। और काजी अकरम बेग, वे उस दिन के बाद से मुल्ला नसीरुद्दीन का और भी ज्यादा सम्मान करने लगे।
उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची बुद्धिमानी डिग्रियों या पदों में नहीं, बल्कि जीवन को सही नजरिए से देखने और समझने में होती है। और मुल्ला नसीरुद्दीन इस कला के उस्ताद थे। उनकी जीत किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सच्चे न्याय की जीत थी। और यह जीत बुखारा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कहानी 4। बुखारा के महान बादशाह सुल्तान महमूद शाह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनमें एक बड़ी खामी थी, उन्हें अपनी तारीफ सुनने का बेहद शौक था। उनके दरबारी इस बात को बखूबी समझते थे और हर वक्त उनकी शान में कसीदे पढ़ते रहते थे। कोई उनकी तलवारबाजी की तारीफ करता, तो कोई उनके घोड़े की चाल की। कोई उनके कपड़ों की शान बयान करता, तो कोई उनके महल की भव्यता की। नतीजा यह हुआ कि बादशाह को लगने लगा कि उनसे बेहतर, उनसे ज्यादा अक्लमंद और उनसे ज्यादा काबिल दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वह धीरे धीरे सच से दूर और चापलूसी के जाल में फंसते जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी हाजिर जवाबी और बेबाकी के लिए जाने जाते थे, अक्सर बादशाह के दरबार में आया जाया करते थे। वे बादशाह की इस कमजोरी को देखते थे और मन ही मन दुखी होते थे कि इतना काबिल बादशाह चापलूसों से घिरा हुआ है। वे कई बार सोचते कि बादशाह को सच्चाई का आईना दिखाया जाए, लेकिन जानते थे कि यह काम आसान नहीं है। सच कड़वा होता है और बादशाह को कड़वी बात कहना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। एक दिन बादशाह दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी हमेशा की तरह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। एक वजीर बोला, आलमपना, आपकी तलवार की धार के आगे तो सूरज की किरणें भी फीकी पड़ जाती हैं। दूसरा दरबारी बोला, जहांपना, आपकी समझदारी और दूरदर्शिता का तो देवता भी लोहा मानते हैं। तीसरा, जो सबसे ज्यादा चापलूस था, बोला, हुजूर, आपके चेहरे का नूर देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। खुदा ने आपको फुर्सत में तराशा है। बादशाह यह सब सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। तभी उनकी नजर मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी, जो एक कोने में चुपचाप खड़े सब देख और सुन रहे थे। मुल्ला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें व्यंग्य की झलक थी। बादशाह ने मुल्ला से पूछा, क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी शान में कहने के लिए कुछ नहीं है? या तुम भी बाकी दरबारियों की तरह हमारी तारीफ में कुछ कहना चाहते हो? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, आलमपना, तारीफ तो वो करते हैं जिन्हें कुछ पाना होता है या जिन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो बस आपको एक आईना दिखाना चाहता हूं। आईना? बादशाह ने हैरानी से पूछा। मेरे महल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत आईने हैं। मुझे किसी और आईने की क्या जरूरत? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके महल के आईने तो सिर्फ आपका बाहरी रूप दिखाते हैं। मैं आपको वह आईना दिखाना चाहता हूं जो आपका असली रूप, आपकी आत्मा का अक्स दिखाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। चापलूस दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि आज मुल्ला की खैर नहीं। बादशाह का चेहरा भी गंभीर हो गया। ठीक है मुल्ला, दिखाओ अपना आईना। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे आईने ने हमें कुछ ऐसा दिखाया जो हमें पसंद नहीं आया, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुल्ला ने कहा, आलमपनाह, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। वह वही दिखाता है जो सच होता है। अगर सच देखने की हिम्मत है, तो आईना हाजिर है। अगले दिन मुल्ला दरबार में एक बड़ा सा, कपड़े से ढका हुआ फ्रेम लेकर पहुंचे। सभी दरबारी और खुद बादशाह भी उत्सुक थे कि आखिर यह कैसा आईना है।
मुल्ला ने फ्रेम को बादशाह के सिंहासन के सामने रखा और कहा, आलमपनाह, यह है वह आईना। लेकिन इसे देखने से पहले आपको एक वादा करना होगा कि आप जो कुछ भी देखेंगे उसे पूरी शांति और धैर्य से स्वीकार करेंगे और किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है मुल्ला, हमें तुम्हारा वादा मंजूर है। अब हटाओ इस कपड़े को। मुल्ला ने धीरे से फ्रेम पर से कपड़ा हटाया। लेकिन यह क्या? फ्रेम के अंदर कोई शीशा नहीं था। वह तो बस एक खाली फ्रेम था जिसके आर पार देखा जा सकता था। बादशाह गुस्से से भर उठे। मुल्ला, यह क्या मजाक है? इसमें तो कोई आईना नहीं है। यह तो धोखा है। चापलूस दरबारी भी चिल्लाने लगे, गुस्ताखी। बादशाह सलामत के साथ ऐसा मजाक, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुल्ला बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और फिर बादशाह से कहा, आलमपनाह, मैंने कहा था कि यह आईना आपका असली रूप दिखाएगा। जरा गौर से देखिए, इस खाली फ्रेम के उस पार आपको कौन नजर आ रहा है? बादशाह ने गुस्से में फ्रेम के पार देखा। फ्रेम के ठीक सामने उनके चापलूस दरबारी खड़े थे, जिनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान और आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई हाथ जोड़े खड़ा था, कोई सिर झुकाए। ये तो मेरे दरबारी हैं, बादशाह ने उलझन में कहा। मुल्ला ने कहा, जी हां आलमपना, यही आपका असली आईना है। आप खुद को वैसा ही देखते हैं जैसा ये लोग आपको दिखाते हैं। अगर ये आपकी झूठी तारीफ करते हैं तो आप खुद को दुनिया का सबसे महान इंसान समझने लगते हैं। अगर ये आपकी कमियों को छुपाते हैं तो आप अपनी गलतियों से अनजान रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, एक सच्चा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा की आंखों में अपना अक्स देखता है, न कि चापलूसों के शब्दों में। आपके आसपास जो लोग हैं वे आपकी ताकत और आपके गुस्से से डरते हैं, इसलिए वे कभी आपको सच नहीं बताते। वे वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मुल्ला की आवाज में अब एक गहरी गंभीरता थी। आलमपनाह, आपने मुझसे सच बोलने की हिम्मत दिखाने को कहा था। सच यह है कि आप एक काबिल और न्यायप्रिय बादशाह हैं, लेकिन आप चापलूसी के मीठे जहर में डूबते जा रहे हैं। यह जहर धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देगा और आपको अपनी प्रजा से दूर कर देगा। उन्होंने उस खाली फ्रेम की ओर इशारा करते हुए कहा, यह खाली फ्रेम आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपको अपना अक्स इन चापलूसों की आंखों में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई में, अपने नेक कामों में और अपनी सच्ची आलोचना सुनने की हिम्मत में देखना चाहिए। एक शासक का असली आईना उसकी प्रजा का सुख और संतोष होता है। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। चापलूस दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। बादशाह सुल्तान महमूद शाह सिंहासन पर बैठे पत्थर की मूरत बने मुल्ला की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अब गहरी सोच के भाव थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह से चीजों को नहीं देखा था। मुल्ला की बातें उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं, लेकिन उनमें सच्चाई का मरहम भी था। उन्हें एहसास हो रहा था कि मुल्ला ने जो कहा वह कितना सही है। वे वाकई चापलूसी के आदी हो गए थे और सच सुनने की आदत खो बैठे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह अपनी जगह से उठे। वे धीरे धीरे चलकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए। दरबारियों की सांसें रुकी हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि अब बादशाह मुल्ला को कोई कड़ी सजा देंगे। लेकिन बादशाह ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, आज तुमने वाकई मुझे आईना दिखाया है। एक ऐसा आईना जिसे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी।
तुमने जो कहा वह कड़वा है, लेकिन सच है। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज से इस दरबार में झूठी तारीफें बंद। हमें सच सुनने की आदत डालनी होगी, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आज हमें जो सबक सिखाया है वह हम कभी नहीं भूलेंगे। बादशाह ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। हम तुम्हें इसका इनाम देना चाहते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, मेरा इनाम तो यही है कि आपने सच को स्वीकार किया। एक शासक जब सच को स्वीकार करने लगता है तो प्रजा का भला अपने आप हो जाता है। उस दिन के बाद बादशाह सुल्तान महमूद शाह में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने चापलूसों को अपने से दूर कर दिया और ऐसे लोगों को अपने करीब रखा जो उन्हें सही सलाह दे सकें और जरूरत पड़ने पर उनकी आलोचना भी कर सकें। वे अपनी प्रजा के बीच जाने लगे, उनकी समस्याएं सुनने लगे और उनके सुख दुख में भागीदार बनने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन का खाली आईना दरबार में एक यादगार घटना बन गया। यह इस बात का प्रतीक था कि सच बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है और एक शासक के लिए सच सुनना कितना जरूरी होता है। कहते हैं, उस दिन के बाद से बादशाह अक्सर मुल्ला से अकेले में मिलते थे और उनसे राज्य के मामलों पर निष्पक्ष राय लिया करते थे। मुल्ला की बेबाकी और सच्चाई ने बादशाह को एक बेहतर शासक और एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी और हिम्मत किसी पद या शान शौकत की मोहताज नहीं होती। वह तो बस सच को सच कहने और उसे स्वीकार करने की ताकत में निहित होती है। उनका यह कारनामा सदियों तक लोगों को यह याद दिलाता रहा कि शासक कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा एक ऐसे आईने की जरूरत होती है जो उसे उसकी असलियत दिखा सके। और कभी कभी यह आईना मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा कोई बेखौफ और सच्चा इंसान ही बन सकता है। कहानी 5। बुखारा के महान बादशाह सुल्तान महमूद शाह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनमें एक बड़ी खामी थी, उन्हें अपनी तारीफ सुनने का बेहद शौक था। उनके दरबारी इस बात को बखूबी समझते थे और हर वक्त उनकी शान में कसीदे पढ़ते रहते थे। कोई उनकी तलवारबाजी की तारीफ करता तो कोई उनके घोड़े की चाल की। कोई उनके कपड़ों की शान बयान करता तो कोई उनके महल की भव्यता की। नतीजा यह हुआ कि बादशाह को लगने लगा कि उनसे बेहतर, उनसे ज्यादा अक्लमंद और उनसे ज्यादा काबिल दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वह धीरे धीरे सच से दूर और चापलूसी के जाल में फंसते जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी हाजिर जवाबी और बेबाकी के लिए जाने जाते थे, अक्सर बादशाह के दरबार में आया जाया करते थे। वे बादशाह की इस कमजोरी को देखते थे और मन ही मन दुखी होते थे कि इतना काबिल बादशाह चापलूसों से घिरा हुआ है। वे कई बार सोचते कि बादशाह को सच्चाई का आईना दिखाया जाए, लेकिन जानते थे कि यह काम आसान नहीं है। सच कड़वा होता है और बादशाह को कड़वी बात कहना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। एक दिन बादशाह दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी हमेशा की तरह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। एक वजीर बोला, आलमपना, आपकी तलवार की धार के आगे तो सूरज की किरणें भी फीकी पड़ जाती हैं। दूसरा दरबारी बोला, जहांपना, आपकी समझदारी और दूरदर्शिता का तो देवता भी लोहा मानते हैं। तीसरा, जो सबसे ज्यादा चापलूस था, बोला, हुजूर, आपके चेहरे का नूर देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। खुदा ने आपको फुर्सत में तराशा है। बादशाह यह सब सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। तभी उनकी नजर मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी, जो एक कोने में चुपचाप खड़े सब देख और सुन रहे थे।
मुल्ला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसमें व्यंग्य की झलक थी। बादशाह ने मुल्ला से पूछा, क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी शान में कहने के लिए कुछ नहीं है? या तुम भी बाकी दरबारियों की तरह हमारी तारीफ में कुछ कहना चाहते हो? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, आलमपना, तारीफ तो वो करते हैं जिन्हें कुछ पाना होता है या जिन्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो बस आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ। आईना? बादशाह ने हैरानी से पूछा। मेरे महल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत आईने हैं। मुझे किसी और आईने की क्या जरूरत? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके महल के आईने तो सिर्फ आपका बाहरी रूप दिखाते हैं। मैं आपको वह आईना दिखाना चाहता हूं जो आपका असली रूप, आपकी आत्मा का अक्स दिखाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। चापलूस दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि आज मुल्ला की खैर नहीं। बादशाह का चेहरा भी गंभीर हो गया। ठीक है मुल्ला, दिखाओ अपना आईना। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे आईने ने हमें कुछ ऐसा दिखाया जो हमें पसंद नहीं आया, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुल्ला ने कहा, आलमपनाह, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। वह वही दिखाता है जो सच होता है। अगर सच देखने की हिम्मत है तो आईना हाजिर है। अगले दिन मुल्ला दरबार में एक बड़ा सा कपड़े से ढका हुआ फ्रेम लेकर पहुंचे। सभी दरबारी और खुद बादशाह भी उत्सुक थे कि आखिर यह कैसा आईना है। मुल्ला ने फ्रेम को बादशाह के सिंहासन के सामने रखा और कहा, आलमपनाह, यह है वह आईना। लेकिन इसे देखने से पहले आपको एक वादा करना होगा कि आप जो कुछ भी देखेंगे उसे पूरी शांति और धैर्य से स्वीकार करेंगे और किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है मुल्ला, हमें तुम्हारा वादा मंजूर है। अब हटाओ इस कपड़े को। मुल्ला ने धीरे से फ्रेम पर से कपड़ा हटाया। लेकिन यह क्या? फ्रेम के अंदर कोई शीशा नहीं था। वह तो बस एक खाली फ्रेम था जिसके आर पार देखा जा सकता था। बादशाह गुस्से से भर उठे। मुल्ला, यह क्या मजाक है? इसमें तो कोई आईना नहीं है। यह तो धोखा है। चापलूस दरबारी भी चिल्लाने लगे, गुस्ताखी। बादशाह सलामत के साथ ऐसा मजाक, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुल्ला बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और फिर बादशाह से कहा, आलमपनाह, मैंने कहा था कि यह आईना आपका असली रूप दिखाएगा। जरा गौर से देखिए, इस खाली फ्रेम के उस पार आपको कौन नजर आ रहा है? बादशाह ने गुस्से में फ्रेम के पार देखा। फ्रेम के ठीक सामने उनके चापलूस दरबारी खड़े थे, जिनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान और आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई हाथ जोड़े खड़ा था, कोई सिर झुकाए। ये तो मेरे दरबारी हैं, बादशाह ने उलझन में कहा। मुल्ला ने कहा, जी हाँ आलमपना, यही आपका असली आईना है। आप खुद को वैसा ही देखते हैं जैसा ये लोग आपको दिखाते हैं। अगर ये आपकी झूठी तारीफ करते हैं तो आप खुद को दुनिया का सबसे महान इंसान समझने लगते हैं। अगर ये आपकी कमियों को छुपाते हैं तो आप अपनी गलतियों से अनजान रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, एक सच्चा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा की आंखों में अपना अक्स देखता है, न कि चापलूसों के शब्दों में। आपके आसपास जो लोग हैं वे आपकी ताकत और आपके गुस्से से डरते हैं, इसलिए वे कभी आपको सच नहीं बताते। वे वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मुल्ला की आवाज में अब एक गहरी गंभीरता थी। आलमपनाह, आपने मुझसे सच बोलने की हिम्मत दिखाने को कहा था।
सच यह है कि आप एक काबिल और न्यायप्रिय बादशाह हैं, लेकिन आप चापलूसी के मीठे जहर में डूबते जा रहे हैं। यह जहर धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देगा और आपको अपनी प्रजा से दूर कर देगा। उन्होंने उस खाली फ्रेम की ओर इशारा करते हुए कहा, यह खाली फ्रेम आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपको अपना अक्स इन चापलूसों की आंखों में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई में, अपने नेक कामों में और अपनी सच्ची आलोचना सुनने की हिम्मत में देखना चाहिए। एक शासक का असली आईना उसकी प्रजा का सुख और संतोष होता है। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। चापलूस दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। बादशाह सुल्तान महमूद शाह सिंहासन पर बैठे पत्थर की मूरत बने मुल्ला की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह अब गहरी सोच के भाव थे। उन्होंने पहले कभी इस तरह से चीजों को नहीं देखा था। मुल्ला की बातें उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं, लेकिन उनमें सच्चाई का मरहम भी था। उन्हें एहसास हो रहा था कि मुल्ला ने जो कहा वह कितना सही है। वे वाकई चापलूसी के आदी हो गए थे और सच सुनने की आदत खो बैठे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह अपनी जगह से उठे। वे धीरे धीरे चलकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए। दरबारियों की सांसें रुकी हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि अब बादशाह मुल्ला को कोई कड़ी सजा देंगे। लेकिन बादशाह ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, आज तुमने वाकई मुझे आईना दिखाया है। एक ऐसा आईना जिसे देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तुमने जो कहा वह कड़वा है, लेकिन सच है। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज से इस दरबार में झूठी तारीफें बंद। हमें सच सुनने की आदत डालनी होगी, चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आज हमें जो सबक सिखाया है वह हम कभी नहीं भूलेंगे। बादशाह ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। हम तुम्हें इसका इनाम देना चाहते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, मेरा इनाम तो यही है कि आपने सच को स्वीकार किया। एक शासक जब सच को स्वीकार करने लगता है तो प्रजा का भला अपने आप हो जाता है। उस दिन के बाद बादशाह सुल्तान महमूद शाह में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने चापलूसों को अपने से दूर कर दिया और ऐसे लोगों को अपने करीब रखा जो उन्हें सही सलाह दे सकें और जरूरत पड़ने पर उनकी आलोचना भी कर सकें। वे अपनी प्रजा के बीच जाने लगे, उनकी समस्याएं सुनने लगे और उनके सुख दुख में भागीदार बनने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन का खाली आईना दरबार में एक यादगार घटना बन गया। यह इस बात का प्रतीक था कि सच बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है और एक शासक के लिए सच सुनना कितना जरूरी होता है। कहते हैं, उस दिन के बाद से बादशाह अक्सर मुल्ला से अकेले में मिलते थे और उनसे राज्य के मामलों पर निष्पक्ष राय लिया करते थे। मुल्ला की बेबाकी और सच्चाई ने बादशाह को एक बेहतर शासक और एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी और हिम्मत किसी पद या शान शौकत की मोहताज नहीं होती। वह तो बस सच को सच कहने और उसे स्वीकार करने की ताकत में निहित होती है। उनका यह कारनामा सदियों तक लोगों को यह याद दिलाता रहा कि शासक कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे हमेशा एक ऐसे आईने की जरूरत होती है जो उसे उसकी असलियत दिखा सके, और कभी कभी यह आईना मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा कोई बेखौफ और सच्चा इंसान ही बन सकता है। कहानी 6। शहर अकशहर की धूल भरी गलियों में, जहां सूरज की तपिश हर चीज को मंद कर देती थी, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने प्रिय गधे दोस्त के साथ अक्सर घूमते फिरते नजर आते थे। दोस्त सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि मुल्ला के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था,
उनका साथी, उनका हमराज। मुल्ला उसकी बड़ी देखभाल करते, उसे समय पर चारा पानी देते और कभी कभी तो उससे बातें भी करते, जैसे वह उनकी हर बात समझता हो। एक दिन मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर शहर के बाहर खेतों की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें शहर का एक जाना माना विद्वान पंडित ज्ञानचंद मिला। पंडित ज्ञानचंद को अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता और साधारण लोगों को अपनी ज्ञान की धौंस दिखाकर नीचा दिखाने की कोशिश करता था। पंडित ज्ञानचंद ने दूर से ही मुल्ला को आते देखा। उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उन्होंने सोचा, आज इस जाहिल मुल्ला को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। इसकी अक्ल तो इसके गधे से भी कम है। जैसे ही मुल्ला पास आए, पंडित ज्ञानचंद ने अपनी आवाज में बनावटी मिठास घोलते हुए कहा, अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, कहाँ चले इस दोपहर में अपने इस विद्वान साथी के साथ। उसने विद्वान शब्द पर खास जोर दिया और गधे की ओर इशारा किया। मुल्ला ने पंडित की आंखों में छिपे व्यंग्य को भांप लिया, पर वे शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, बस यूं ही हवाखोरी के लिए निकला था। और हाँ, यह मेरा साथी दोस्त है। पंडित ज्ञानचंद ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, दोस्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर गधे ही तो तुम्हारे असली दोस्त हो सकते हैं। सुना है आजकल तुम इसी से सलाह-मशवरा करते हो। क्या यह तुम्हें ज्ञान की बातें बताता है? उसका लहजा पूरी तरह से अपमानजनक था। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि पंडित उन्हें उकसाना चाहता है, पर मुल्ला भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने अपने गधे की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, पंडित जी, आप शायद नहीं जानते, लेकिन मेरा यह गधा, यह दोस्त वाकई बहुत समझदार है। सच कहूँ तो कई मामलों में यह इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। पंडित ज्ञानचंद यह सुनकर जोर से हंसा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। क्या कहा? तुम्हारा गधा इंसानों से ज्यादा समझदार है? मुल्ला, लगता है धूप तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। एक जानवर और वह भी गधा, भला इंसानों से ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है? इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, सृष्टि की सबसे उत्तम रचना। मुल्ला ने शांति से कहा, पंडित जी, उत्तमता कर्मों से साबित होती है, सिर्फ कह देने से नहीं। और जहां तक मेरे गधे की समझदारी का सवाल है, तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं। बल्कि मैं तो यह भी कह सकता हूं कि मेरा यह गधा आपसे भी ज्यादा समझदार है। यह सुनकर पंडित ज्ञानचंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास करते हो मुल्ला? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी तुलना एक गधे से करो? मैं पंडित ज्ञानचंद, जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, जिसकी बुद्धि का लोहा सारा शहर मानता है, और तुम कहते हो कि यह मरियल गधा मुझसे ज्यादा समझदार है। यह मेरा घोर अपमान है। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, पंडित जी, अपमान महसूस करने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए ठोस कारण हैं। अच्छा, तो बताओ, कैसे तुम्हारा यह गधा मुझसे ज्यादा समझदार है? पंडित ज्ञानचंद ने चुनौती भरे स्वर में कहा। उसे पूरा यकीन था कि मुल्ला के पास कोई ऊटपटांग जवाब ही होगा, जिसे सुनकर वह मुल्ला का और मजाक उड़ा सकेगा। मुल्ला ने कहा, पंडित जी, देखिए, मेरा यह गधा कभी भी बिना सोचे समझे किसी ऐसी जगह पर पैर नहीं रखता जहां खतरा हो। अगर रास्ता उबड़ खाबड़ हो या आगे कोई खाई हो, तो यह खुद ब खुद रुक जाता है। यह अपनी जान की कीमत समझता है। उन्होंने पंडित की ओर देखते हुए कहा, लेकिन आप जैसे कई ज्ञानी इंसान जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं,
अक्सर लालच, अहंकार या अज्ञानता में ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो उन्हें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। वे जानते हैं कि जुआ खेलना बुरा है, फिर भी खेलते हैं। वे जानते हैं कि नशा करना हानिकारक है, फिर भी करते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों को धोखा देना पाप है, फिर भी देते हैं। बताइए, क्या यह समझदारी है? पंडित ज्ञानचंद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह चुप रहा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, मेरा यह गधा कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाता। जितना चारा उसे दिया जाता है वह उतना ही खाता है। उसे पता है कि ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है। लेकिन कितने ही इंसान हैं जो स्वाद के लालच में या दिखावे के लिए इतना खा लेते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। क्या यह समझदारी है? और सुनिए पंडित जी, मुल्ला ने कहा, मेरा यह गधा कभी भी किसी दूसरे गधे से बिना वजह नहीं लड़ता। वह शांति से अपना काम करता है। लेकिन इंसान जरा सी बात पर एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, दौलत के नाम पर, जमीन के टुकड़े के नाम पर। क्या यह समझदारी है कि अपनी ही कौम के लोगों को मारते फिरें? पंडित ज्ञानचंद का चेहरा अब गुस्से से ज्यादा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। मुल्ला की बातें सीधी और सरल थीं, लेकिन उनमें गहराई थी। मुल्ला ने आगे कहा, मेरा यह गधा कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करता। उसे अगर कुछ पसंद नहीं आता तो वह अपनी आवाज में या अपने व्यवहार से जाहिर कर देता है। वह चापलूसी नहीं जानता। लेकिन आप जैसे कई विद्वान सत्ता और प्रशंसा पाने के लिए अमीरों और बादशाहों की झूठी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, चाहे वे कितने भी नालायक क्यों न हों। क्या यह समझदारी है या कायरता? यह सुनकर पंडित ज्ञानचंद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। वह खुद कई बार शहर के अमीर सेठों और अधिकारियों की महफिलों में उनकी झूठी तारीफें कर चुका था, ताकि उसे कुछ इनाम इकराम मिल जाए। मुल्ला रुके नहीं। पंडित जी, मेरा यह गधा कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता। वह वफादार है। अगर मैं उसे कहीं छोड़ भी आऊं तो वह सीधा घर का रास्ता पकड़ता है। लेकिन कितने ही इंसान हैं जो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, यहां तक कि अपने माँ बाप तक को धोखा दे देते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्या यह समझदारी है? और सबसे बड़ी बात, पंडित जी, मुल्ला ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, मेरा यह गधा कभी भी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझता। वह बस एक गधा है और उसे इस बात का कोई घमंड नहीं है। वह अपनी सीमाओं को जानता है। लेकिन आपको अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का कितना अहंकार है। आप हर किसी को अपने से कमतर समझते हैं, हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। क्या सच्चा ज्ञानी ऐसा होता है? क्या अहंकार समझदारी की निशानी है? अब पंडित ज्ञानचंद के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। मुल्ला ने जिन बातों का जिक्र किया था वे सब समाज की कड़वी सच्चाइयां थीं, और पंडित खुद भी उनमें से कई बुराइयों का शिकार था या उन्हें अपने आसपास होते देखता था। मुल्ला ने अपने गधे की ओर प्यार से देखा और कहा, मेरा यह गधा मुझसे कुछ नहीं मांगता सिवाय थोड़े से चारे और पानी के। वह संतुष्ट रहता है। वह भविष्य की चिंता में आज का सुकून बर्बाद नहीं करता। वह प्रकृति के नियमों का पालन करता है। क्या यह सब समझदारी की बातें नहीं हैं? उन्होंने पंडित ज्ञानचंद की ओर मुड़कर कहा, पंडित जी, विद्या प्राप्त कर लेना ही समझदारी नहीं है। असली समझदारी तो जीवन को सही ढंग से जीने में है, नेक कर्म करने में है, विनम्र रहने में है और दूसरों का सम्मान करने में है। अगर विद्या हमें अहंकारी बनाती है, हमें दूसरों से नफरत करना सिखाती है,
या हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, तो ऐसी विद्या से तो मेरा यह अनपढ़ गधा ही लाख गुना बेहतर है। पंडित ज्ञानचंद का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार किसी ने उसे इतनी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाया था, और वह भी उस मुल्ला ने जिसे वह हमेशा जाहिल और मूर्ख समझता था। मुल्ला ने नरमी से कहा, पंडित जी, मेरा इरादा आपका अपमान करना नहीं था। मैं तो बस यह बताना चाहता था कि कभी कभी जिन्हें हम छोटा और तुच्छ समझते हैं, उनमें भी ऐसी खूबियां हो सकती हैं जो बड़े बड़े ज्ञानियों में नहीं होती। समझदारी किसी खास शक्ल सूरत या पदवी की मोहताज नहीं होती। वह तो दिल और दिमाग की में बसती है। यह कहकर मुल्ला ने अपने गधे को आगे बढ़ाया और अपने रास्ते चल दिए। पंडित ज्ञानचंद वहीं खड़े रहे, गुमसुम। मुल्ला के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, मेरा गधा तुमसे ज्यादा समझदार है। पहले यह बात उन्हें अपमानजनक लगी थी, लेकिन अब उन्हें इसमें छिपी गहरी सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ किताबी ज्ञान इकट्ठा करने में लगा दी, लेकिन जीवन के असली ज्ञान, असली समझदारी से वे कोसों दूर थे। उस दिन के बाद पंडित ज्ञानचंद में एक बड़ा बदलाव आया। उनका अहंकार जाता रहा। वे लोगों से विनम्रता से बात करने लगे। उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू किया, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। और जब भी कोई उनसे पूछता कि उनमें यह बदलाव कैसे आया, तो वे एक लंबी सांस लेकर कहते, यह सब मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके समझदार गधे की मेहरबानी है। यह किस्सा अब शहर में दूर दूर तक फैल गया। लोग मुल्ला की हाजिर जवाबी और उनकी गहरी समझ की तारीफें करते, और हर कोई यह बात मान गया कि मुल्ला ने जब कहा था, मेरा गधा तुमसे ज्यादा समझदार है, तो वह सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि उसमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक छिपा था। असली समझदारी अहंकार में नहीं, बल्कि सादगी, सच्चाई और नेकनियती में होती है, चाहे वह इंसान में हो या जानवर में। मुल्ला ने अपने अनोखे अंदाज में एक बार फिर समाज को आईना दिखा दिया था। कहानी 7। शहर अकशहर में, जहां हर गली कूचे में मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से गूंजते थे, एक सुबह एक अजीब सी घटना घटी। हुआ यूं कि मुल्ला अपने घर के आंगन में धूप सेंक रहे थे, जब उनकी नजर अपने पड़ोसी अमीर कासिम बेग की हवेली की दीवार पर पड़ी। दीवार पुरानी थी और कुछ जगहों से उसका पलस्तर भी झड़ गया था। अचानक मुल्ला अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे उस दीवार के पास गए और अपना कान दीवार से सटाकर खड़े हो गए, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। वहां से गुजरते कुछ बच्चों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। देखो देखो, मुल्ला जी दीवार से बातें कर रहे हैं, एक बच्चा फुसफुसाया। दूसरा बोला, नहीं रे, बातें नहीं, सुन रहे हैं। लगता है दीवार मुल्ला जी को कोई कहानी सुना रही है। बच्चों का शोर सुनकर कुछ और लोग भी जमा हो गए। मुल्ला की यह हरकत वाकई अजीब थी। कोई भला दीवार को क्यों सुनेगा? क्या दीवारें भी बोलती हैं? मुल्ला की पत्नी फातिमा, जो घर के अंदर काम कर रही थीं, बाहर झांककर यह नजारा देखा तो उनका माथा ठनका। ऐ खुदा, आज सुबह सुबह यह क्या सूझी इन्हें? कहीं गर्मी तो नहीं चढ़ गई? उन्होंने बाहर आकर मुल्ला को झिंझोड़ा, अजी सुनते हो? यह क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? दीवार से कान लगाए खड़े हो, जैसे कोई बहुत बड़ा राज सुन रहे हो। मुल्ला ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, एक उंगली अपने होठों पर रखकर फातिमा को चुप रहने का इशारा किया और फिर से दीवार पर कान लगा दिया। उनका चेहरा इतना गंभीर था कि फातिमा भी चुप हो गई, यह सोचकर कि शायद सचमुच कोई गंभीर बात हो। अब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी।
लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, शायद मुल्ला जी को कोई खजाना गड़ा होने की आवाज आई है। एक नौजवान ने हंसते हुए कहा, या हो सकता है दीवार मुल्ला जी से अपनी मरम्मत करवाने की गुहार लगा रही हो। तभी अमीर कासिम बेग अपनी हवेली से बाहर निकले। उन्होंने अपने घर की दीवार के पास इतनी भीड़ देखी और मुल्ला को इस अजीब मुद्रा में खड़ा पाया तो वे भी हैरान रह गए। क्या बात है मुल्ला नसीरुद्दीन, खैरियत तो है? यह तुम मेरी दीवार से कान सटाए क्या सुन रहे हो? कासिम बेग ने अपनी रौबदार आवाज में पूछा। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला कोई जासूसी कर रहे हैं। मुल्ला ने अपना कान दीवार से हटाया, एक गहरी सांस ली और बड़े रहस्यमय अंदाज में कहा, कासिम बेग साहब, यह दीवार मुझसे कुछ कह रही है। दीवार कह रही है? कासिम बेग ने अविश्वास से अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या बकवास है? दीवारें कब से बोलने लगीं? मुल्ला ने कहा, जनाब, दीवारें बोलती नहीं, महसूस कराती हैं। और यह दीवार मुझे एक बहुत बड़ा राज बता रही है। एक ऐसा राज जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। अब तो भीड़ में और भी ज्यादा कौतूहल फैल गया। राज? कैसा राज? कई आवाजें एक साथ उभरी। कासिम बेग भी थोड़ा असहज हो गए। उन्हें लगा कहीं मुल्ला कोई पुरानी बात उखाड़कर उनकी इज्जत पर बट्टा न लगा दे। मुल्ला, साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती है यह दीवार? कासिम बेग ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा। मुल्ला ने चारों ओर जमा भीड़ पर एक नजर डाली और फिर कासिम बेग की आंखों में झांकते हुए कहा, कासिम बेग साहब, यह दीवार कह रही है कि यह बहुत जल्द गिरने वाली है। क्या? कासिम बेग और बाकी सब लोग एक साथ चौंक पड़े। हाँ, गिरने वाली है, मुल्ला ने अपनी बात दोहराई। और यह सिर्फ कह नहीं रही बल्कि मुझे यह भी बता रही है कि यह किस तरफ गिरेगी। कासिम बेग घबरा गए। उनकी हवेली शहर की सबसे शानदार हवेलियों में से एक थी और यह दीवार उसकी शान थी। अगर यह गिर गई तो न सिर्फ माली नुकसान होगा बल्कि उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। किस तरफ गिरेगी? जल्दी बताओ मुल्ला, उन्होंने बेचैनी से पूछा। मुल्ला ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दीवार कह रही है कि यह ठीक उस तरफ गिरेगी जिधर कोई अमीर और कंजूस आदमी रहता हो जो अपनी दीवार की मरम्मत पर पैसा खर्च करने के बजाय यह उम्मीद करे कि वह अपने आप ठीक हो जाएगी या किसी पड़ोसी की मदद से ठीक हो जाएगी। यह सुनकर कासिम बेग का चेहरा फीका पड़ गया। मुल्ला का इशारा साफ तौर पर उन्हीं की तरफ था। वे जानते थे कि दीवार पुरानी हो चुकी है और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत है, लेकिन वे हमेशा इस खर्च को टालते रहे थे, यह सोचकर कि अभी तो काम चल रहा है। भीड़ में खड़े कुछ लोग जो कासिम बेग की कंजूसी से वाकिफ थे, मन ही मन मुस्कुराने लगे। कासिम बेग ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो मुल्ला? तुम्हें कैसे पता कि दीवार गिरने वाली है और वह मेरी ही तरफ गिरेगी? क्या तुम कोई ज्योतिषी हो? मुल्ला ने कहा, जनाब, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, नहीं मुझे कोई भी आवाजें आती हैं। मैंने तो बस दीवार को ध्यान से देखा और सुना, मतलब महसूस किया। उन्होंने दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा किया जहां से पलस्तर झड़ चुका था और ईंटों के बीच बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। देखिए, यह दरारें, यह दीवार की चीखें हैं। यह बता रही हैं कि अब यह और भार सहन नहीं कर सकती। और यह भी देखिए, उन्होंने दीवार के झुकाव की ओर इशारा किया, यह दीवार आपकी हवेली की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। अगर यह गिरेगी तो जाहिर है अपनी झुकाव की दिशा में ही गिरेगी। मुल्ला ने आगे कहा, और जहां तक अमीर और कंजूस आदमी की बात है तो दीवारें अपने मालिकों के स्वभाव को भी पहचानती हैं जनाब।
जो मालिक अपनी चीजों की देखभाल नहीं करता, उन्हें समय पर ठीक नहीं कराता, दीवारें उससे नाराज हो जाती हैं और उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढती हैं। कासिम बेग अब शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहे थे। मुल्ला ने बड़े ही अनोखे ढंग से उनकी कंजूसी और लापरवाही को सबके सामने उजागर कर दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि मुल्ला ने दीवार सुनने का यह नाटक क्यों रचा था। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और हुक्म दिया, फौरन शहर के सबसे अच्छे राजमिस्त्री को बुलाओ। आज ही इस दीवार की मरम्मत का काम शुरू होना चाहिए। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। भीड़ में खड़े लोग मुल्ला की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। वाह मुल्ला जी वाह! आपने तो बिना कुछ कहे ही कासिम बेग को उनकी गलती का एहसास करा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाइयों, दीवारें सचमुच बोलती नहीं, लेकिन वे हमें बहुत कुछ बताती हैं। हमारी इमारतें, हमारे घर, हमारी चीजें, वे सब हमारी जिम्मेदारी होती हैं। अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो वे एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगी। और कभी कभी वे हमें ऐसे सबक भी सिखा जाती हैं जो हम आसानी से नहीं सीखते। उन्होंने कासिम बेग की ओर देखकर कहा, कासिम बेग साहब, शुक्र मनाइए कि इस दीवार ने गिरने से पहले आपको चेतावनी दे दी, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। कासिम बेग ने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला जी, आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी गलती मानता हूं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। उस दिन के बाद कासिम बेग ने न सिर्फ उस दीवार की मरम्मत करवाई, बल्कि अपनी हवेली की बाकी चीजों की भी देखभाल शुरू कर दी। और हाँ, उनकी कंजूसी में भी थोड़ी कमी आ गई। यह किस्सा जब मुल्ला ने दीवार को सुना के नाम से मशहूर हुआ। लोग अक्सर इसे याद करके हंसते थे, लेकिन साथ ही मुल्ला की उस गहरी समझ को भी सराहते थे, जिससे उन्होंने एक गंभीर समस्या को इतने हल्के फुल्के और नाटकीय ढंग से हल कर दिया था। मुल्ला ने किसी दीवार से कोई राज नहीं सुना था। उन्होंने तो बस अपनी तेज नजर, अपने अनुभव और लोगों के स्वभाव की अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल किया था। उन्होंने देखा कि दीवार जर्जर है, उन्होंने कासिम बेग की कंजूसी को जाना, और फिर उन्होंने एक ऐसा नाटक रचा जिससे कासिम बेग को बिना अपमानित महसूस कराए अपनी गलती का एहसास भी हो गया और एक बड़ा हादसा भी टल गया। राज तो कोई नहीं था, लेकिन मुल्ला ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे एक कंजूस अमीर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, और यह किसी राज से कम नहीं था। यह मुल्ला नसीरुद्दीन की खासियत थी। वे साधारण सी बातों में भी असाधारण अर्थ ढूंढ लेते थे और अपनी अनोखी शैली से समाज को महत्वपूर्ण संदेश दे जाते थे। और दीवार, वह तो बस एक बहाना थी। असली कहानी तो इंसान के स्वभाव और उसकी समझदारी की थी।